ऑनलाइन गेम मासूमों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऑनलाइन गेम की वजह से 2 शहरों से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई। ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिरकार हमारे बच्चे इसके शिकार क्यों हो रहे हैं। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की वजह से 3 सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और पुलिस जो है वो अलग अलग पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। वहीं भोपाल में 14 साल के मासूम ने फंदे से लटक कर जान दे दी। तो भोपाल में फ्री फायर गेम के चक्कर में 14 साल के छात्र ने जान दे दी। बताया जा रहा है बच्चा गेम में 28,000 रुपए हार चुका था। दोनों घटनाएं बेहद अफसोसनाक है, दिल को झकझोर कर रख देने वाली हैं। भोपाल मोबाइल गेम खेलने की लत ने 14 साल के मासूम की जान ली। बच्चे के माता पिता किसी की 13वीं में गए थे। उसी समय घर में बच्चे ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। माता पिता जब घर लौटे तो उन्होंने बेटे को फंदे पर लटका देखा। ये बच्चा 8वीं कक्षा का छात्र था, अपने माता पिता का इकलौता बेटा। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने बच्चे के कमरे से उसका मोबाइल फोन बरामद किया। परिजनों के मुताबिक 14 साल का बच्चा मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने का आदी था। गेम में उसे 28,000 रुपए का नुकसान हो गया था। कयास लगाए जा रहे हैं गेम में दिए गए किसी टास्क को पूरा करने के दबाव में छात्र ने यह कदम उठाया। अभी खुदकुशी के सही कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना है, एक बच्चे का जो 9th क्लास में पढ़ता है उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। इस पर मर्ग थाना पिपरानी में कायम कर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही है परिवारजनों से। अभी तक की जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई है कि बच्चे द्वारा उसकी मदर द्वारा उसको डांटने पर से उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और अभी चूँकि परिवारजन शोक में उनके पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, सभी के कथन नहीं हो पाए, इस कारण से अभी और स्पष्ट इसमें बात नहीं कही जा सकती किन कारणों से बच्चे द्वारा सुसाइड किया गया है। क्या मोबाइल वगैरह बच्चे का भी? हाँ, बच्चा मोबाइल चलाता था, ज़्यादा घर में मोबाइल का यूज़ करता था। इस कारण से मदर ने उसकी डांटा था और में भी ये कारण हो सकता है। तो भोपाल का ये मामला मौत का ऑनलाइन गेम। भोपाल में 14 साल के मासूम ने खुदकुशी कर ली। मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने का ये बच्चा आदी था। गेम में 28,000 रुपए का इसे नुकसान हुआ। टास्क को पूरा नहीं करने पर इसने खुदकुशी की, ऐसा फिलहाल शुरुआती शक पुलिस को लग रहा है। बच्चे की मां ने गेम खेलने पर बच्चे को डांटा भी था। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मामले की तह तक पहुंचने में पुलिस जुटी है। पुलिस का बयान हमने आपको सुना ही दिया, किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। क्या ऑनलाइन गेम बच्चे की मौत की वजह बना? बच्चा जो ऑनलाइन गेम खेलता था उसमें 28,000 रुपए की देनदारी बच्चे पर बन गई थी। 14 साल बच्चे की उम्र बताई जा रही है, 8वीं क्लास में पढ़ता था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान और पंखे से लटककर बच्चे ने जान दे दी। खुदकुशी का यह मामला बताया जा रहा है। हालांकि कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंबुज से ही जानते हैं अभी तक की जांच के बाद क्या तस्वीर उभर रही है इस पूरे मामले की। अंबुज जी देखिए रोमाना, मैं इस वक्त उसी घर के बाहर खड़ा हूं जिस घर ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। अंश, जिसकी उम्र 14 साल थी, आज से 2 दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली और परिवार का दावा है कि फ्री फायर गेम की जो लत थी उसने उसकी जान ले ली। पहले भी कुछ दिन पहले इसी बच्चे ने जो इस फ्री फायर गेम है उसकी लत के चलते 28,000 के करीब का ट्रांजैक्शन उसके दादा के मोबाइल से किया था, जिसका खुलासा बैंक स्टेटमेंट आने के बाद हुआ था। जिसके बाद बच्चे के माता पिता ने उससे फ़ोन छीन लिया था। वो माँ के फ़ोन से गेम खेला करता था और उसकी गेमिंग पूरी तरीके से बंद करा दी थी। जिसके बाद बच्चे ने गेम खेलना छोड़ दिया था। लेकिन बीते दिनों जब बच्चे के नाना की 13वीं थी और परिवार के लोग वहाँ गए हुए थे, बच्चा घर में अकेला था, तब ऐसा परिवार का दावा है कि बच्चा गेम खेल रहा था और इसी गेम के किसी टास्क को पूरा करने के चलते उसने ऐसा जानलेवा कदम उठाया है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। परिवार के लोगों से हमने बात की, उनका अब यही कहना है कि ऐसे गेम्स पर, जानलेवा गेम्स पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से देश भर से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जी
जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और जो डिटेल्स होंगी वो दर्शकों तक साझा कीजिएगा। इस बीच आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है गाजियाबाद का। यहाँ से भी एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ऑनलाइन गेमिंग की लत में बताया जा रहा है 3 सगी बहनों ने अपनी जान गंवा दी है। ये मामला गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी का है। यहाँ रहने वाली 3 नाबालिग बहनों ने सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर जहां वो रहती थी, उनका फ्लैट था, वहीं से कूदकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या करने वाली लड़कियों की उम्र 16 साल, 14 साल, 12 साल बताई गई। ये घटना रात करीब 2 बजे की है। तीनों बहनें सोसाइटी के टावर B1 के फ्लैट नंबर 907 में रहती थीं। ये कहा जा रहा है कि तीनों को कोरियन गेम खेलने की लत थी। आशंका जताई जा रही है कि परिवार के मना करने पर भी वो ये खेल खेलती रहती थी, गेम खेलती रहती थी। पुलिस की शुरुआती जांच में मोबाइल गेमिंग ऐप की लत की बात तो सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक पॉकेट डायरी के पन्नों पर सुसाइड नोट लिखा है। कुल 8 पन्नों में अपने गेम और अन्य मोबाइल एक्टिविटी के बारे में इन्होंने लिखा है। इसमें लिखा है कि गेम से बहुत प्यार करती हैं। अंत में सॉरी लिखा है। बताया जा रहा है कि गेम में बीच वाली जो बहन थी इनकी, वो बॉस थी। तीनों खाना खाने से लेकर सारे काम अपने साथ में करती थी। पुलिस को एक डायरी मिली, पिता के नाम नोट इसमें लिखा है। इसमें लिखा हुआ है जो कुछ लिखा है वो सब सच है, पढ़ लो। आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा, ये सब इसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ है। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट मनोज की आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम उसी कमरे के अंदर मौजूद हैं जहां से 3 बहनों ने कूदकर खुदकुशी कर ली। तस्वीरें पहले आपको यहां की दिखाना चाहेंगे। दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था। रात करीब 2 बजे की ये घटना है। दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था और यहां जो ये खिड़की आप देख रहे हैं, यहां बाकायदा तीनों बहनों ने एक स्टूल का इस्तेमाल किया। यहां पर एक स्टूल लगाया गया और उसके बाद इस स्लाइडर जो दरवाजा है उसको खोला गया और उसके बाद यहां से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दे दी। आप तस्वीरें आपको मेरे कैमरामैन अजीत चाकू आपको दिखाएंगे। ये 9वां फ्लोर है और यहीं से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दी है। शुरुआती जो जांच हुई है और जो परिवार ने अभी बताया है उसके मुताबिक जो तीनों बहनें हैं, एक ऑनलाइन गेम थी उसको खेलती थी और उस गेम में अलग अलग टास्क जो थे वो उनको मिलते थे। कोई कोरियन गेम था। इतना ही नहीं, परिवार ने ये भी बताया है कि खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा था और उस नोट में उन्होंने लिखा था कि पापा आई एम सॉरी, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन गेम को नहीं छोड़ सकते। ऐसा परिवार ने अभी अभी हमें बताया है। हालांकि परिवार कैमरे पर कुछ भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन उस गेम के जो टास्क हैं वो हमारे सामने अभी हैं और जो परिवार की तरफ से मिले हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो टास्क है उसमें लिखा है 50 दिन के 50 टास्क होते हैं, जैसे रात में खतरनाक जगह जाना, खुद को काटना, लास्ट टास्क गोल यानी सुसाइड है, कंट्रोलर एडमिन प्लेयर को ब्लैकमेल करता है, वीडियो से धमकाता है, कमरे में फोटोज का पैटर्न, ब्लू वेल में ड्राइंग या टास्क जैसा आर्ट होता है। तो ये उसका जो पैटर्न है उस गेम का, ये परिवार की तरफ से अभी दिया गया है। इतना ही नहीं, परिवार की तरफ से ये भी जानकारी मिली है कि 2 साल से तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी। ये जो गेमिंग की लत थी, इस लत की वजह से इन बच्चियों की मानसिक स्थिति क्या हो गई थी, उसका एक सबूत कमरे के भीतर बच्चियों द्वारा लिखे गए कुछ नोट से मिल रहा है। ये दीवारों पर लिखा गया है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी अलोन, मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। ये कुछ बातें जो यहां कमरे की दीवारों पर लिखी गई हैं। अब इसका क्या मतलब निकलता है, ये लिखने के पीछे इन लड़कियों का क्या मकसद था, ये सब जांच का विषय है। जांच होगी, उसके बाद पूरा सच सामने आ पाएगा। पुलिस का वर्जन भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस क्या कह रही है, शुरुआती जांच के बाद आपको दिखाते हैं। जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। तो पुलिस का वर्जन आपने सुना। वहीं ये जो लड़कियां हैं, इनके पिता ने बताया कि पिछले 2 साल से ये स्कूल नहीं जा रही थी। आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा, पापा आई एम सॉरी, हम गेम नहीं छोड़ सकते।
बच्ची के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था? सर बच्चों ने जंप लगा दी, तीनों बच्चों ने मेरे, और तीनों बच्चों ने मतलब गेमिंग के चक्कर में, गेमिंग का टास्क था वो, मुझे कल फॉरेंसिक वालों ने बताया कि गेमिंग के टास्क में थे आपके बच्चे, आपको पता नहीं था, इससे ये हो गया जी। कितने बजे की घटना थी, क्या हुआ था रात में? रात में जी 2 से 2:30 के बीच की घटना थी। हाँ जी। हुआ क्या था, कुछ नोट भी छोड़ा उन्होंने? हाँ, सुसाइड नोट छोड़ा जी कि पापा हम गेम नहीं छोड़ सकते, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम मर जाएंगे, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। बस गेम में 50 टास्क क्या थे? मतलब सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं, अब जहां तक पुलिस की जांच पहुंची है उसके बाद क्या तस्वीर उभर रही है। मनोज, आत्महत्या के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए रोमाना, अभी तक पुलिस ने आत्महत्या की वजह को बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि आखिरकार आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इस मामले में अलग अलग जो वर्जन है वो सामने आ रहे हैं। परिवार का ये कहना है कि गेमिंग ऐप की वजह से जो तीनों बच्चियां थी उन्होंने जान दी है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले अभी एक चश्मदीद से हमारी बातचीत हुई थी, उस चश्मदीद का ये कहना है कि वो रात को 2 बजे के वक्त उस वक्त मौजूद थे यहीं, वो दूसरे बिल्डिंग में रहते हैं और उन्होंने देखा कि कोई शख्स नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना अंधेरा बहुत ज़्यादा था, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन 2 लोग उनको उसको बचाने की कोशिश भी कर रहे थे और अचानक से फिर तीनों नीचे गिर जाते हैं। तो चश्मदीद ने इस कहानी को बिल्कुल बदल दिया है। उनका ये कहना है कि यानी कि एक ही कोई कूदना चाहता था और 2 उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक वर्जन ये हो गया है। फिलहाल पुलिस सुसाइड के एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है। 8 पेज का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस को एक डायरी मिली है जिसके अंदर नोट लिखा है, लेकिन नोट के अंदर क्या है ये अभी पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है। बट इतना ज़रूर लिखा है उस नोट के ऊपर कि आप डायरी को पढ़कर समझ सकते हैं। तो अभी इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा कि आखिरकार उन तीनों बच्चियों के मन के अंदर क्या चल रहा था, वो किस परिस्थिति से गुजर रही थी। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि पिछले कुछ दिनों से उनको फ़ोन नहीं दिया जा रहा था, इस बात से वो काफ़ी परेशान थी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे गेम भी हो सकती है, इसके पीछे फ़ोन ना मिलना भी हो सकता है और बहुत सारी वजह हो सकती है। अभी परिवार के जो बयान हैं वो प्रॉपर तरीके से दर्ज नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो पिता हैं उन्होंने 2 शादी की थी, तो अभी पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे, जो घर के अंदर और लोग मौजूद थे उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, और जो डायरी है उसमें क्या उन बच्चियों ने लिखा है उसको जब देखा जाएगा और तब उसके बाद पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि आखिरकार इस खुदकुशी के पीछे की सही वजह क्या है। लेकिन साइकोलॉजी जिस तरीके से सामने आ रही है, जो दीवारों पर लिखा है या सुसाइड नोट में लिखा है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी परेशानी झलकती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल परेशान थी ये लड़कियां, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है दीवार पर लिखी बातों से। ये जो सुसाइड नोट का वो पहला पन्ना है, डायरी का पहला पन्ना आप कह लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जिंदगी की असली कहानी है, और आखिर में वो एक रोता हुआ चेहरा बनाकर वहां पर लिखा है, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी पापा। सोसाइटी के लोग इस दर्दनाक हादसे के बाद क्या कह रहे हैं, वो ये यकीन क्यों नहीं कर पा रहे कि दरअसल ये गेमिंग के चक्कर में, एक टास्क पूरा करने के चक्कर में छलांग लगा देने का मामला है। सुनाते हैं आप। ये बच्चियां बाहर भी आती थी लेकिन 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी, ये इतना बताया गया है। आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे जो है एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बच्चियां थी, क्या ये नीचे कभी आपने देखा इनको खेलते हुए या किसी से बात करते? नहीं जानते थे उनको, पर्सनली हम नहीं जानते किसी को। अच्छा, इंट्रोवर्ट फैमिली थी, शायद रेंटेड थे, तो हमें कोई पर्सनल नॉलेज नहीं कि कौन थे क्या थे, हमें उतना ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। बस हमें भी रात को ही देखा, बड़ा पैनिक एटमॉस्फेयर हो गया था। 2 बजे करीब घटना है, 2:05 पे हम शोर से ही उठे, तो उनकी मदर या फैमिली ऑलमोस्ट करीब 10 लोग इतनी बुरी तरह रो चिल्ला रहे थे। शोर का माहौल इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि मुझे लग रहा है मतलब ये जो स्केयर है इसमें पूरे ऑलमोस्ट सारी फैमिली जाग गई होंगी, मतलब जिनका फ्रंट ऊपर इधर पे इतना बुरा हाल हो गया था। ये रात से कोई कोरियन गेम की बात सामने आई थी कोई एक? हाँ, रात से सामने आई, लेकिन रात को कुछ नहीं था, रात को कुछ नहीं था। 3-4 बजे के आसपास ये सुबह यही बोल रही थी कि ना मेरे बच्चों को मार डाला। अब क्या हुआ क्या नहीं वो शी कैन ओनली टेल, क्योंकि हम जब पहुंचे तब वो रो रही थी। गेम तो चीजें नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा अगर हो रहा है तो तीनों बच्चे एक साथ गेम की वजह से अगर जा रहे हैं तो ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि फैमिली से आवाजें आती थी कलेश की या मतलब क्राउड रोने की, चिल्लाने की, तो कुछ और भी इंटेंशन हो सकता है कि इसके पीछे मोटिव कुछ और हो, पता नहीं एग्जैक्टली, कोई नहीं पता। भी गेम है कि बात को ऐसे टर्न किया जा रहा है कि गेम है, ये कुछ नहीं पता अभी। एक्चुअली बातें बस क्रिएट की जा रही हैं कि ऑथेंटिक क्या है, कुछ नहीं पता। 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे, 3 फोन अफोर्ड करवा पा रहे हो, वाईफाई अफोर्ड करवा पा रहे हो, बट स्कूल नहीं भेज रहे, फाइनेंशियली कमजोर थे, तो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, 3 BHK ले रखा है।
एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने में। मनोज, ये पता चल पा रहा है कि आखिरकार ये 2 साल से बच्चियां स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? इसको लेकर क्या खबर है? और क्या ये जो परिवार है इनके बस ये तीन बेटियां, यही इनके 3 बच्चे थे? नहीं, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि जो पुलिस का वर्जन है, जो पुलिस ने हमें बताया है कि बच्चियाँ, जो परिवार ने पुलिस को बताया कि बच्चियाँ पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थी, इस वजह से स्कूल नहीं जा रही थी, और उनकी जो माली हालत थी वो भी ठीक नहीं थी। ऐसा अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। हालांकि पुलिस और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है। सोसाइटी के कुछ जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या अभी तक आपको ही पता चला, आपने कभी परिवार को देखा हो, ये बच्चियाँ स्कूल क्यों नहीं जाती थी? ये इसका जानकारी मेरे पास नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रही थी, क्योंकि कभी कभी इनके फादर से हमारे मतलब कि एज ए मेंटेनेंस मैं देखता हूँ, और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो फिर कभी कभी मतलब कि आती तो बात हो जाती थी हमारी। ऐसा नहीं कि बात होती। पुलिस ने बताया कि माली हालत ठीक नहीं थी। कभी उनको देख करके ऐसा लगा हो कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और हो? अभी तक मतलब कि हमारा जो मेंटेनेंस और ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया कि माली स्थिति है। लेकिन इतना पता चला, बातचीत से पता चला कि कल एक्चुअली कि पुलिस ऑफिसर के साथ मैं भी था, क्योंकि एज ए जॉइंट सेक्रेटरी के नाते हमें जाना पड़ा ऊपर कि सारी मतलब कि वो जब जो बता रहे थे ना, वो बता रहे थे कि मतलब कि हाँ, मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाती थी, बट बच्चे ट्यूशन ज़रूर जाती थी। ये चीज़ पता चली। चीज़ की ट्यूशन जाते थे? मतलब कि मेरे ख्याल से जो होम ट्यूशन वगैरह जाती थी, इतना नहीं पता चला, क्योंकि जो कोरियन गेम का जो आप लोग कोरियन गेम जो हम लोग को पता चला वो वहीं से ही पता चला, क्योंकि नीचे से ही हम लोग को पता चला जब वो बच्चियाँ कि माँ रो रही थी ना कोरियन गेम खेलने के लिए, कोरियन गेम खेलने, तो उसी मतलब कि हम लोग को पता चला कि ये मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ ये बेसिकली ऑनलाइन गेम का ही मामला है। बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं बताते, लेकिन जो ये गेम खेलती थी ना, उसमें रॉयल ज़िंदगी जी रही थी कोरियन फैमिली की, उनका ये था। नाम पता चला कोई? नहीं, एक्चुअली क्या मैं बता रहा हूँ ना कि हम लोग जब गए ना, जब सबसे पहले हम लोग जब गए वो ऊपर पुलिस ऑफिसर के साथ गए, तो सबसे पहले उनका फ़ोन लिया गया, बच्चे को फ़ोन लिया गया। जो दैट टाइम उनके बच्चों के पास फ़ोन नहीं था, उनके मासी के पास से फ़ोन लिया गया। तो उसमें एक कोलाज बना हुआ था जिसमें तीनों बहनों का फ़ोटो था, वो अपने इंडियन नाम नहीं था, उसमें कोरियन नाम अपने आप को दर्शाती थी। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया, तो फिर वो एक रूम जिसमें लड़कियाँ थीं, वो अंदर से रूम लॉक था, और मतलब कि फिर वो एक स्टूल पे मतलब कि अंदर से रूम लॉक था। फिर रूम को तोड़ा गया, इन द फ्रंट ऑफ द पुलिस, सारे ऑफिसर एसीपी साहब के सामने रूम को तोड़ा गया। तो एक राउंड सर्किल में पूरा मतलब फैमिली फोटोग्राफ्स वगैरह मौजूद थी, और बीच में एक जो आपका कैश बुक होता है ना, जो छोटा नोटपैड वाला कैश बुक होता है ना, वो जो आगे से ऊपर मतलब कि वो रिसिप्ट टाइप का होता है, कैश मेमो टाइप होता है, और पीछे वाइट सब होता है ना। तो वाइट साइड पर उन्होंने अपने सारे मतलब कि नोट्स वगैरह लिखे हुए थे कि मैं कोरिया की हूँ, वगैरह वगैरह, इमोजीज वगैरह। उसके बाद फिर वो उतना ही ख़त्म था, फिर एक पेज उससे फाड़ करके ना उन्होंने मतलब कि ऊपर लगा के रखा था, और उसको ना एक बटरफ्लाई वाला जो रिबन होता है ना, मतलब बटरफ्लाई जो रिबन होता है, मेरे ख्याल से वो हेयर क्लिप वगैरह था, उससे उन्होंने टाई किया हुआ था, और उस पर लिखा था लव यू मम्मा, मतलब मम्मी पापा, सॉरी मम्मी पापा, और एक स्माइली वाली इमोजी थी उसमें। हाँ, मतलब कुछ इस तरह की इमोजीज वगैरह थी। और उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता चला कि उसमें बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स से मतलब कि कार्टून वाले मतलब कि वो निकले, कार्टून्स वाले फोटोग्राफ निकले, जिसमें कि दे बिलोंग्स फ्रॉम द रॉयल फैमिली, मतलब कि अपने आप को रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। उसी बातों के दरमियान में पता चला कि इनके फादर को कंप्लेन भी आया था, मतलब कोचिंग से कंप्लेन भी आया था कि ये अपने आप को कोरिया से बताती है और अपना नाम कोरियन नाम बताती है, और फिर ये किसी से बात नहीं करती थी, ऐसे कंप्लेन आ चुका था। और उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब कि तीनों लड़कियां आपस में साथ में ही रहती थी, ऐसे घर वालों से कम बात करती थी वगैरह। अभी आई विटनेस भी मिले जो इस बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने बताया कि रात को वो देख रहे थे। वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपने आप में एक सनसनीखेज मामला है। 3 बहनें, सगी बहनें, और तीनों ने एक कोरियन गेम के चक्कर में खुदकुशी कर ली। शुरुआती बात कही जा रही है, हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है। SIR के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट में बोलने का अनुरोध किया है। मुझे 5 मिनट बोलने दिया जाए, ये ममता बनर्जी की तरफ से इजाजत मांगी गई। हम 15 मिनट देंगे, कोई समस्या नहीं है, ये CGI की तरफ से कहा गया है। मैंने चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे, ममता बनर्जी अदालत को यह बता रही हैं। ये मेरी लड़ाई नहीं है, हम भी चाहते हैं कोई योग्य वोटर बाहर ना हो, ये CGI की तरफ से कहा गया है।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और अंकित से जानते हैं जरा किस तरीके से ये सुनवाई जो चल रही है ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरे मामले में पैरवी की जा रही है अपने पक्ष की। अंकित। जी बिल्कुल रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी जो कि कोर्ट पहुंची थी, अब उनको बोलने का मौका दिया गया है। कोर्ट में ममता बनर्जी ने बार बार यही कहा कि मुझे जो 5 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने जरूर कहा कि आपकी तरफ से पेश होने वाले कई वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने पहले भी इस मामले में जो सुनवाई के दौरान आपकी बातें रखी हैं, जिसमें कपिल सिब्बल हैं और भी वकील हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना था, मैं यहाँ खुद के लिए नहीं आई हूँ, पार्टी के लिए नहीं आई हूँ, मैं उन मतदाताओं के लिए आई हूँ जिनके नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। तो अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं एक तस्वीर सामने रखना चाहती हूँ। इनका एसआईआर ना सिर्फ नाम मिटाने के लिए है। अगर किसी बेटी की शादी के बाद पति का सरनेम लगा लिया तो उसका नाम भी मिसमैच में डाल दिया गया। तो ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो नामों में मिसमैच है वो एक बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की बात की गई है, त्रुटिपूर्ण जो है जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। तो ममता बनर्जी कोर्ट में यही बताने की कोशिश कर रही है। इससे पहले ममता बनर्जी के वकील ने यह बताने की कोशिश की थी कि देखिए पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी ने कल भी हम लोगों के सामने बात रखी थी। ममता बनर्जी का कहना था कि उदाहरण के तौर पर मेरा नाम आप लोग ममता बनर्जी कहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय कहा जाता है, जहां पर चटर्जी होता है वहां चट्टोपाध्याय कहा जाता है। तो ऐसे में अगर जो कागज में चटर्जी की जगह चट्टोपाध्याय लिखा हुआ है, बनर्जी की जगह जो है बंदोपाध्याय लिखा गया है, तो वहां पर भी जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं मिसमैच कहते हुए। और ये एक बड़ा मुद्दा है। करीबन 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इसी मिसमैच के चलते नोटिस जारी किया गया है, तो उनको वापस लिया जाना चाहिए। अब ये जो ममता बनर्जी की तरफ से दलील दी गई थी, भाई ये तो वही पिछली बार वाली दलील है और इसी दलील के आधार पर तो 10 दिन का समय दे दिया गया था ना तब 19 जनवरी को जब सुनवाई हुई थी अदालत की तरफ से। तो इसमें नया क्या है? लेकिन इस सबके बीच में जो कोर्ट ने जरूर कहा है कि आपने एक गंभीर मुद्दा हमारे सामने रखा है, हम इस पर गौर कर रहे हैं। चुनाव आयोग से भी पूछा है तो चुनाव आयोग ने कहा है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और जिसको भी नोटिस दिया गया उसको बताया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी क्योंकि बोल रही हैं तो वो क्या कह रही हैं ये बता देते हैं। मैं आपकी उदारता के चलते यहाँ आ सकी हूँ। ममता बनर्जी कोर्ट में ये बता रही है कि मैं आपकी उदारता के चलते यहाँ आ सकी हूँ। बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, कई बीएलओ की जान गई है, कुछ ने आत्महत्या की है। तो ममता बनर्जी ने एक तरह से बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो है लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और बीएलओ की मौत का मुद्दा उठा दिया है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि कोर्ट ने आधार के लिए कहा था, यानी कि आधार को एक दस्तावेज के तौर पर शामिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने आधार के लिए कहा था, बंगाल में उसका पालन नहीं हो रहा। आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? तो रोमाना अभी तक ममता बनर्जी जो बातें चुनाव आयोग के बाहर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी, कमोवेश उन्हीं बातों को अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दोहरा रही हैं कि पहली चीज कि आधार को जो है क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये बता देना जरूरी है कि आधार को एक पहचान पत्र के तौर पर जो है स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन उसके आधार पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और अब ममता बनर्जी फिर कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं साफ करना चाहती हूँ, मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि मैं साफ करना चाहता हूँ कि आधार समेत दूसरे मुद्दों को लेकर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश ममता बनर्जी जो सवाल उठा रही हैं उस पर टिप्पणी करते हुए उनको बता रहे हैं कि देखिए आधार समेत जो अन्य मुद्दे हैं तो ममता बनर्जी की तरफ से अदालत में ये गलत बयानी दी गई ना। ममता बनर्जी ने अदालत से कह दिया कि साहब आपने तो आधार को मान्य करार दिया था, तो अदालत ममता बनर्जी को करेक्ट कर रही है। अदालत कह रही है कि आधार को लेकर फैसला सुरक्षित है, आधार पर कोई फैसला नहीं दिया था। और आधार वाला मामला जो है जब बिहार के अंदर एसआईआर चल रहा था तब ये मामला आधार वाला अदालत में पहुंचा था। अब यहां पर बंगाल को लेकर सुनवाई चल रही है और बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री खुद अपनी याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कर रही हैं। उन्होंने अदालत से कहा था मैं 5 मिनट चाहती हूं और सीजीआई की तरफ से कहा गया था आप 15 मिनट लीजिए। सुनवाई चल रही है, ममता की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है और बीच में सीजीआई भी उनसे बात कर रहे हैं। अभी क्या अपडेट मिल रहा है अंकित? देखिए सबके बीच में जो चुनाव आयोग के वकील हैं उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और उनके वकीलों ने जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब देने के लिए मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए, क्योंकि अभी जो है याचिका की जो कॉपी मिली है उसको जवाब देने के लिए 1 दिन का वक्त चाहिए। तो कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि हम भी चुनाव आयोग का जवाब सुनना चाहते हैं, हम उनको 1 दिन का वक्त देना चाहते हैं। यानी कि अब जो है अभी की फिलहाल जो सुनवाई चल रही है उसको देख करके लग रहा है कि मुमकिन है कि ममता बनर्जी की इस याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और अगले 1-2 दिनों में फिर से सुनवाई हो। और ये क्यों
महत्वपूर्ण है रोमाना, ये भी समझना होगा। देखिए, जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का वक्त था वो पहले पूरा हो चुका था और अभी जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की बात आई थी, यानी कि फॉर्म में जो भिन्नता की बात आई गई थी, त्रुटिपूर्ण जानकारी की बात आई हुई थी, वो जो मियाद भी 7 फरवरी को पूरी हो रही है। और ममता बनर्जी के जो वकील थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये मियाद अगले जो 2-3 दिनों में पूरी हो जाएगी और संभवतः इसी वजह से कोर्ट भी कह रही है कि हम चुनाव आयोग की बात तो सुनेंगे लेकिन उनको 1 दिन का वक्त दे सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनकी बात भी सामने आए। तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग जो है वो जवाब देने के लिए समय मांग रहा है। चुनाव आयोग जवाब देने के लिए समय मांग रहा है, 1 दिन का समय देना चाहते हैं। सीजीआई की तरफ से यह बात कही गई है चुनाव आयोग को। जो आपत्तियां ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग पर खड़ी की जा रही हैं, एसआईआर प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर, अब उन आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग जवाब देना चाहता है। सीजीआई की तरफ से यह कहा गया है कोर्ट रूम में और 1 दिन का समय हम देना चाहते हैं। अब यह मामला आगे किस दिशा में बढ़ रहा है, ममता बनर्जी की तरफ से आगे और क्या कहा गया है, सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं अंकित का। अंकित बताइए जरा, ममता बनर्जी अब क्या कह रही हैं? अब ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर के। जैसा कि हमको पता है कि पश्चिम बंगाल में 8000 से ज्यादा चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेजे हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स का रोल क्या है? उनका रोल ये है कि जहां पर जो है सुनवाई चल रही है, यानी कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनके मामलों की जो सुनवाई चल रही है, तो वहां पर उनके साथ में यानी कि बीएलओज के साथ में वो जो है, या बीएलओज या एईआरओज जिनके सामने ये मामला जा रहा है, उनके साथ में एक माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या जो सुनवाइयां हो रही हैं वो सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही है। तो ममता बनर्जी अब उस पर भी सवाल खड़े कर रही है। उनका यह कहना है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स को शक्ति दी गई है, बीएलओ कुछ कर ही नहीं सकते। तो ममता बनर्जी अब ये बता रही हैं कि देखिए, जो काम बीएलओ का होना चाहिए था वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स को दे दिया गया है। और ममता बनर्जी लगातार जो है, हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कर रही हैं पिछले जो है कई महीनों से, या पिछले जो है अगर जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार वो ये कह रही हैं कि बीएलओ को जो काम था वो अपने ढंग से कर नहीं पा रहे, उनके ऊपर दबाव है, इसी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, क्योंकि बंगाल में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो ममता बनर्जी यही सवाल उठा रही हैं कि आखिर किस नियम के तहत इतने बड़ी संख्या में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, जो कि 8000 से ज्यादा है। तो क्यों इनकी नियुक्ति की गई है और इसके चलते जो बीएलओ के अधिकार हैं, जो एईआरओज के अधिकार हैं, यानी कि उन लोगों के जिनको जो है लिस्ट में नाम जोड़ने का अधिकार है या हटाने का अधिकार है, उनको जो है सुपरसीड किया जा रहा है, यानी कि उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। अब जो चुनाव आयोग के वकील हैं राकेश द्विवेदी, वो क्या कह रहे हैं? माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति नियमों के मुताबिक है। यानी कि ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब दिया है चुनाव आयोग के वकील ने। उन्होंने कहा है माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जो नियुक्ति की गई है वो नियमों के मुताबिक है। अब ममता बनर्जी ने फिर उसको काउंटर किया है, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील की जो दलील को खारिज किया, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो अब चुनाव आयोग के वकील कह रहे हैं बिल्कुल प्रावधान है, जब राज्य सहयोग ना कर रहा हो तो कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। यानी कि चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में खड़े होकर के ये कहा है कि राज्य सरकार हमको इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सहयोग नहीं कर रही है और इस वजह से माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। चुनाव आयोग के वकील की एक और दलील, 1 करोड़ लोगों को सुना जा चुका है, हम बाकी को भी सुनेंगे। यानी कि ये बताने की कोशिश है कि जो करीबन 1 करोड़ 25-26 लाख लोगों की बात हो रही है, 1 करोड़ 30 लाख लोगों की बात हो रही है, उसमें 1 करोड़ लोगों को सुना जा चुका है, हम बाकी लोगों को भी सुनेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। ममता बनर्जी एक बार फिर कोशिश कर रही हैं कि अपनी दलील कोर्ट के सामने रखें। तो इस वक्त रोमाना जो कोर्ट में चल रहा है कि एक तरफ ममता बनर्जी और उनके वकील हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के वकील हैं, लेकिन इस वक्त जो दलील चल रही है वो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट हम जिसको कह सकते हैं कि ममता बनर्जी एक बात कहती है, चुनाव आयोग के वकील उस पर अपना पक्ष रखते हैं, चुनाव आयोग के वकील एक बात कहते हैं, ममता बनर्जी उसको खारिज करते हैं, वो अपनी बात रख रही हैं। तो एक तरह से कोर्ट ने ममता बनर्जी को बोलने की अनुमति दी है और ममता बनर्जी एक तरह से जो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है उस पर सवाल। अब मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहे हैं? आपके लिए श्याम दीवान जैसे योग्य वकील हैं, वो पक्ष रख सकते हैं। कोर्ट कह रही है कि ठीक है, हमने आपको बोलने का मौका दिया, लेकिन आपकी तरफ से श्याम दीवान ऐसे बड़े वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो ये सारी बातें रख सकते हैं। यानी कि कोर्ट ने ममता बनर्जी को सुना, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना, लेकिन ये जो तमाम बातें जो ममता बनर्जी कह रही हैं, कोर्ट यही कह रही है कि अब आपकी तरफ से जो वकील हैं उनको ये सारी कानूनी पहलुओं के आधार पर अपनी बात रखने दीजिए। हम सोमवार को सुनवाई करेंगे, चुनाव आयोग पर याचिका पर जवाब दे। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि अगले सोमवार को सुनवाई होगी, यानी कि साफ तौर पर हम कह सकते हैं 9 फरवरी को
9 फरवरी को अगली सुनवाई होगी कि 9 फरवरी जो है सोमवार का दिन, तो कोर्ट ने कहा है कि हम सोमवार को सुनवाई करेंगे। इस सबके बीच में चुनाव आयोग को अपना जवाब देना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अब मामले की अगली सुनवाई है वो 9 फरवरी को होगी और चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए वक्त दिया जा रहा है। लेकिन ये बताना जरूरी है कि 7 फरवरी एक महत्वपूर्ण डेट है। क्यों? क्योंकि 7 फरवरी तक का वो पीरियड है जो ये नोटिस जारी किए गए हैं उनका जवाब देने का, और उसके बाद में एक तरीके से प्रोसेस फ्रीज हो जाएगा और 14 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची 7 फरवरी ही तारीख है और 14 फरवरी वो फाइनल वोटर लिस्ट बंगाल की चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच अब आज की सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सुनवाई के लिए जो अगली तारीख तय की गई है वो अब 9 फरवरी की है। सोमवार के दिन तक के लिए मामले की सुनवाई टल गई है और इस बीच चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। चुनावी राज्य बंगाल, वहां पर एसआईआर कराया जाता है, लेकिन चुनावी राज्य है असम, वहां पर एसआईआर क्यों नहीं कराया जाता। कुल मिलाकर जो चुनाव आयोग की मंशा है उसको कटघरे में ममता बनर्जी ने आज अपनी दलीलों के जरिए रखा है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास अपडेट के लिए। अंकित, रोमाना एक और अपडेट आ गया है ममता बनर्जी की दलील। ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरी एक आखिरी दलील और सुन लीजिए, और वो क्या है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले जो मामले हैं, यानी कि जिन लोगों को नाम के आधार पर जो है जिनको नोटिस जारी किया गया है उनके नोटिस को जो है विड्रॉ किया जाए और उनके नाम को मतदाता सूची से ना हटाया जाए। अब सीजेआई ने ममता के वकील से कहा है आप याचिका की कॉपी चुनाव आयोग के वकील को दीजिए। यानी कि ममता बनर्जी अब इस वक्त और उनके वकील जो सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं वो इस बात पर दे रहे हैं, जिस बात का जो है वो जिक्र कर रही थी कि बनर्जी अगर बंदोपाध्याय हो सकते हैं, चटर्जी चट्टोपाध्याय हो सकते हैं, तो ऐसे मामलों में अगर नोटिस दिया गया है तो वहां पर उन नोटिस को विड्रॉ किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी याचिका की कॉपी चुनाव आयोग को दीजिए। और अब ममता बनर्जी ने एक और बात कह दी है, उन्होंने कहा है ये लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आकर के दलील देते हुए कह रही हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी बात सुनी जाए क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं आई हूँ, मैं जनता के लिए आई हूँ, उस जनता के लिए जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। और ममता बनर्जी ने भले ही जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए हम 1 हफ्ते का हम जो है वक्त दे रहे हैं, सोमवार को यानी कि जो है अगले सोमवार को अगली सुनवाई करेंगे, लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही है ये लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है हम इस याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने एक बार फिर से कहा है कि हमने आपकी बात सुनी है, हम इस याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका पक्ष जानने के बाद में फिर हम इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कोर्ट को यह संतुष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि जिन लोगों को जो नोटिस जारी किया गया है नाम के आधार पर, यानी कि नाम जो मिसमैच हुआ है उस आधार पर, जो करीबन 70 लाख लोग हैं, जो कि ममता बनर्जी का दावा है, जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है उसको जो है उस नोटिस को विड्रॉ कर लिया जाए और उनका नाम मतदाता सूची से ना हटाया जाए। ये बड़ी दलील है ममता बनर्जी की। करीब 1 करोड़ 20 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में तो 1 करोड़ 25 लाख लोगों के नाम है ना, और ममता बनर्जी तो फिलहाल अदालत से यही कह रही है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जिनके नाम है, मतलब वो जो तार्किक विसंगतियों के तहत जिनके नाम संदिग्ध हो गए हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से ना हटाए जाएं, ये दलील वो रख रही है ना अंकित गुप्ता? देखिए बिल्कुल रख रही है। देखिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो है एक तो ये फैक्टर है कि जहां पर नाम में मिसमैच है, जो ममता बनर्जी और उनके वकील के मुताबिक जो है 70 लाख है, लेकिन उसके अलावा भी जो है यहाँ पर करीबन जो 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनके अन्य और भी मुद्दे हैं। उदाहरण के तौर पर जहां पर अगर मान लीजिए कि किसी मतदाता और उसके जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी जो एज में 10 साल 15 साल तक का डिफरेंस है, तो वहां पर भी जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि अमूमन जो है माता पिता और जो है अगर संतान है उसके बीच में 15 साल का उम्र का गैप नहीं होता है। इस तरीके का भी मुद्दा है, तो उस पर भी जवाब मांगा जा रहा है। अब ममता बनर्जी ने कोर्ट का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपकी आभारी हूं सर, लोगों के अधिकार की रक्षा कीजिए। यानी कि सोमवार को जो सुनवाई होगी तो ममता बनर्जी ने कोर्ट से निकलने से पहले ये कहा है कि मैं आपकी आभारी हूं सर, लोगों के अधिकार की रक्षा कीजिए। तो कोर्ट से एक तरह से मांग की है कि आप लोगों के अधिकार की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आम जनता है, जिसके वोट को कटने का डर है। और इसी के साथ ममता बनर्जी ने अपनी दलीलों को विराम दिया। ममता बनर्जी की तरफ से आज खुद अपने पक्ष की पैरवी की गई। ममता बनर्जी ने आज खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने अपनी दलीलें रखी और आखिर में ममता बनर्जी ने अपनी दलीलों को ये कहते
हुए विराम दिया कि मैं आपकी आभारी हूं, लोगों के अधिकार की रक्षा कीजिए। इससे पहले भी ममता बनर्जी की तरफ से जब दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा रही थी, तब ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। ये बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई। ममता बनर्जी ने अपील अदालत से इस बात को लेकर की कि साहब वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के तहत जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में संदिग्ध चुनाव आयोग की तरफ से बना दिए गए हैं, उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से ना हटाए जाएं। लेकिन इसको लेकर चुनाव आयोग को लेकर किसी तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब चुनाव आयोग से मांगा है, जवाब चुनाव आयोग को देना है। अगली तारीख सुनवाई की 9 फरवरी दिन सोमवार तय की गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, सुनवाई अभी भी चल रही है या आज की सुनवाई पूरी? नहीं, फिलहाल जो है ममता जो है वो ममता जो कोर्ट रूम से बाहर निकल गई हैं। ममता की कार, क्योंकि जो कोर्ट जो रूम है उसके बाहर जो सीढ़ियां हैं उसके बाहर ही खड़ी हुई है, तो मुमकिन है कि ममता बनर्जी जो सीधे अपने कार से बैठे और वहां से निकल जाएं। तो इस वक्त के लिए खबर यही है कि सुनवाई पूरी हो गई है। ममता बनर्जी कोर्ट रूम से बाहर आ चुकी हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। इंतजार करना होगा जरा। अभी तो कोर्ट रूम में ममता बनर्जी मौजूद हैं और जिस तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, भीतर तक उनकी गाड़ी को जाने की इजाजत दी गई थी, तो वहीं भीतर ही उनकी गाड़ी खड़ी हुई है। देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या होगा। फिलहाल तो 9 फरवरी दिन सोमवार जब अदालत ने अगली तारीख तय की है इस मामले में सुनवाई की। एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। यहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में गुफा में छुपे 2 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया है। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकवादियों की ये गुफा, जिसे तबाह कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद के कमांडर मावी समेत 2 आतंकवादी ढेर हुए। तो देखिए, जिस वक्त इस गुफा को उड़ाया गया उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों के जवानों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराने का बड़ा दावा किया है। मारे गए आतंकवादियों में एक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर मावी उर्फ माविया शामिल। यह ऑपरेशन बसंतगढ़ में मंगलवार से जारी था। सेना के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी दी थी और इसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। संयुक्त ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल के जवानों ने पहले इलाके को चारों तरफ से घेरा, इसके बाद आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें ये दोनों आतंकवादी मारे गए। इस दौरान एक धमाके की आवाज भी सुनाई दी। सूत्र बता रहे हैं इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों में एक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी कमांडर मावी उर्फ माविया था, जो इलाके में काफी वक्त से एक्टिव था। वहीं मारे गए दूसरे आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सूत्र बता रहे हैं इस इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। ये तीनों आतंकवादी 15 दिसंबर को हुए ऑपरेशन में अलग हो गए थे और इसके बाद 23 जनवरी को कठुआ में हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने इसी ग्रुप के एक आतंकी उस्मान को मार गिराया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।